नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूँ एक बार फिर से हिमालय के उत्पाद, उसके उत्पादन और व्यंजनों पर आधारित कार्यक्रम फंची में। साथियों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि धात के द्वारा हिमालयी अन्न, उसके उत्पादन और उसके काश्तकारों के पक्ष में एक कार्यक्रम फंची चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत हम हिमालय से जुड़े लोगों, काश्तकारों और हिमालयी भोजन परंपरा पर बातचीत करते हैं। और आज की इस कड़ी में हम कुछ ऐसे ही बातचीत करने जा रहे हैं, कुछ नई जानकारियों के साथ, कुछ नए स्वाद के चटकारों के साथ। साथियों, जैसे कि हम जानते हैं, अन्न हमारी सभ्यता का आधार है। प्रकृति और धरती और बीज का संबंध, एक धरती और बीज का जो संबंध है, वो सदियों से चला आ रहा है। धरती और बीज संबंधी चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ उपस्थित हैं अरण्य रंजन, जो कि जन जागृति संस्थान के माध्यम से चिपको आंदोलन से जुड़े हुए युवाओं के साथ सामाजिक जागरूकता के लिए कार्य कर रहे हैं और समलोन पर्वतीय संपदाओं का आहार के माध्यम से पारंपरिक बीजों का संरक्षण हेतु कार्य कर रहे हैं और माउंटेन कनेक्ट के माध्यम से हिमालय की जो भोजन परंपरा है, जो स्वाद है, चटकारे हैं, उनके लिए कार्य कर रहे हैं। बाकी हम उन्हीं से जानना चाहेंगे कि वो किस प्रकार से समरून के द्वारा कार्य कर रहे हैं, किस प्रकार जन जागृति संस्थान कार्य करता है, किस प्रकार वो पारंपरिक बीजों का संरक्षण करते हैं। तो मैं धात के इस फेसबुक लाइव के माध्यम से स्वागत करती हूँ अरण्य रंजन जी का। अरण्य रंजन जी, स्वागत है आपका धात फेसबुक लाइव पर। जी, धन्यवाद मंजू जी। और मैं सभी डाक के चाहने वालों का और दर्शकों का और सभी मित्र जो इस लाइव में जुड़े हुए हैं, सबका मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ कि इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। जी। अरण्य जी, मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा आप ब्रीफ कर दें, जो जन जागृति संस्थान, जो आप चिपको आंदोलन से जुड़े रहे हैं और युवाओं के साथ मिलकर आपने जन सरोकार के कुछ कार्य किए हैं। तो मैं जानना चाहूंगी कि किस प्रकार के कार्य जन जागृति संस्थान ने किए हैं। जन जागृति संस्थान की स्थापना जो है चिपको आंदोलन के बाद की गई थी और खास तौर से महिलाओं, युवाओं और बच्चों के साथ मिल करके पहाड़ के मुद्दों पर काम करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। और तब से लगातार जागृति संस्थान स्थानीय मुद्दों पर और जो स्थानीय चर्चाएं कर रहा है और हस्तक्षेप करने की कोशिश करते हैं। हम लोग प्रयास करते हैं महिलाओं और बच्चों के साथ। और अभी जो आप बात कर रही हैं, हम अभी खास तौर से जो कोशिश हमारी है कि जो हमारा युवा है, खास तौर से जो बच्चे हैं हमारे, वो अपने संदर्भों से, अपने जड़ों से जुड़े जुड़े रहें और उनको वो समझ पाए, अपने आसपास के वातावरण को। हमारे जो संसाधन है, उसमें खेती बाड़ी है, पशुपालन है, हमारे जंगल है, पानी है, इन सब के प्रति हमारे जो बच्चे हैं उनमें समझ बने और वो उसके प्रति भी जागरूक रहे, संवेदनशील रहे। इसको लेकर के हम युवाओं के साथ और बच्चों के साथ और महिलाओं के साथ लगातार संवाद के माध्यम से, विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से जुड़ने की कोशिश। जी, हेलो। आवाज आ जी रही है जी, मंजू हाँ जी? जी, हाँ जी, हाँ जी, आप बोलिए, जी। बोलिए अरण्य जी। हाँ, हाँ, जी मुख्य रूप से यही यही हमारा काम इसमें युवाओं के साथ है कि जो युवा है वो अपने पहाड़ जी। को और उसके जो जनजीवन है, उसकी जो विशेषताएं हैं, उन सब से जुड़ करके वो अपने करियर को बनाए और उसमें पहाड़ से भी जुड़े रहें और अपने भविष्य को भी सुरक्षित रख पाए। ये हमारी कोशिश रहती है। तो ये युवाओं के साथ हमारा संवाद का कार्यक्रम लगातार निरंतर चल रहा होता है। कभी स्कूलों में जाके, कॉलेजों में जाके उनके साथ बातचीत करते हैं। थिएटर के माध्यम से, छोटी-छोटी गोष्ठियों के माध्यम से, जो राइटिंग वर्कशॉप से हम युवाओं के साथ जुड़े रहते हैं और उनके साथ कोशिश करते हैं कि वो पहाड़ के मुद्दों पर अपना जुड़ाव बना के रखें।
जी, अरण्य जी, कि जैसे कि आप एक युवा हैं और अपने मुल्क के लिए, अपनी धरती के लिए, पहाड़ के लिए कार्य कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं से तो आपको प्रेरणा मिली होगी कि आप इस तरीके का कार्य करें। तो मैं जानना ताकि और भी जो हमारे कार्यक्रम से लोग जुड़ रहे होंगे, ताकि उनको भी वो भी इंस्पायर हो सकें कि किस तरीके से आप अपनी जड़ों के लिए कार्य कर रहे हैं। तो मैं जानना चाहूँगी कि आपके जो प्रेरणा स्रोत रहे हैं, वो कौन रहे हैं? कहाँ से आपको इंस्पिरेशन मिली इस तरीके के कार्य करने की? तो हमारे जी। जो गाँव हैं वही हमको सिखाते हैं और ख़ास तौर में जी। हमारी माता-बहनें हैं और जो हमारे किसान हैं, वो हमको प्रेरणा देते हैं कि हम लोग किस तरह से अपने पाएँ और जो पहाड़ के मुद्दे हैं उनमें किस तरह से हम लोग हस्तक्षेप करें। तो वहीं से हमको मूल रूप से प्रेरणा मिली है। पिछले लगभग 2 दशक से पहाड़ के गाँव में घूमने का और लोगों से मिलने-जुलने का अवसर मुझे मिलता रहा है और हमारी पूरी टीम को मिलता रहा है। हम सब लोग पहाड़ को समझने के लिए गाँव में ज़रूर जाते हैं और वहीं से हमें प्रेरणाएँ मिलती हैं। ख़ास तौर से जैसे हमने जो आपने नाम लिया हमारे कार्यक्रम समूह का और माउंटेन फूड कनेक्ट का, तो उसमें हमारी प्रेरणा गाँव के लोगों से ही आई कि हम लोग जब गाँव में गए और देखा कि हमारे जो पहाड़ की खेती है वो धीरे-धीरे खत्म होने की स्थिति में आ गई है। जो हमारे व्यंजन हैं, जो हमारे गाँव घरों में पकते थे, वो धीरे-धीरे गायब हो गए और उनके स्थान पे जो है एकदम फ़ास्ट फूड और जंक फूड हमारे रसोई घरों में पहुँच गया है। तो ये एक चिंता का विषय हमें लगा और हमें जो गाँव के ही लोग हैं, उन्होंने ही ये प्रेरित करा कि इसको किस तरह से हम लोग बचा पाएँ। अगर ये कहीं बच पाता है, तो ये हमारे लिए एक उपलब्धि होगी ताकि हम इसको अपना जो आगे आने वाला भविष्य है और जो नया भविष्य को चलाने वाले जो हमारे नए बच्चे हैं, ये सब उसमें किस तरह से सुरक्षित रह सकते हैं। तो ये वहीं से प्रेरणा हमको मिली है इन सब कामों के लिए। जी, अरण्य जी, जैसे कि मैंने अभी कहा था कि जो धात के द्वारा ये जो फंची कार्यक्रम चलाया जा रहा है, ये इसी अवधारणा के तहत कार्य कर रहा है कि सभ्यता का आधार अन्न है। तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं कि सभ्यता का जो आधार अन्न है, उसकी इस बाबत आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरीके से है ये अन्न जो है, हमारा जो मनुष्य का एक जीवन होता है, उसमें एक महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण क्या ये सबसे ज़रूरी पार्ट है? तो मैं आप थोड़ा-सा इसको थोड़ा-सा ब्रीफ कीजिएगा कि अन्न को आप किस तरीके से देखते हैं? जो हमारा हिमालय का जो उत्पाद है, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? अरण्य जी। जी अभी मैं पूरी बात आपकी सुन नहीं पाया हूँ कि आपने क्या पूछा है इसमें, हाँ, अरण्य जी, क्योंकि यहाँ पे जैसे नेटवर्क कि का बहुत अभी इश्यू मैं आ रहा है। हाँ। जी, जी, जी। मैं अभी जैसे हमने कहा है कि जैसे जो धात का जो कार्यक्रम फंची है, जिसके तहत हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, तो फंची कार्यक्रम की जो अवधारणा है, वो इसी पर केंद्रित है कि सभ्यता का आधार अन्न है। तो आप इस अवधारणा जी, को किस तरीके से अपना व्याख्या करना चाहेंगे इसकी? जी, ये तो आपने बहुत बुनियादी बात कही है और ये हम जी। लोगों तो है उसमें और ये अ तय बात है कि जहाँ जिस परिस्थिति में हम लोग रहते हैं, जिस भौगोलिक स्थिति में वहाँ उसी के अनुसार का जो अन्न है, उसी को खा कर के हम उसको वो बेहतर हमारे लिए होता है और ये मैं नहीं कह रहा हूँ बल्कि लगातार लोग इसको कहते रहे हैं और कई सारे शोध इस पे हैं कि जिस देश, प्रदेश और हमारा जो शरीर है, उसकी जो पूर्ति है वो ज़्यादा बेहतर ढंग से हो पाएगी। जी। तो ये हमारा मानना है और जी, जी। पिछले डेढ़ 2 दशक में कि जो हमारा पहाड़ है और उसकी लगातार हम लोग चिंतित हैं, सभी लोग चिंतित हैं बल्कि, कि पहाड़ की खेती जो है बहुत तेज़ी से खत्म हो रही है। उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं जिन पे कि हम लोग चर्चा कर सकते हैं। लेकिन एक जो प्रमुख कारण हम सबको लगा वो ये था कि हमारे जो लोग हैं, जो खेती कर रहे हैं, उनकी धीरे-धीरे जी। उसमें रुचि
कम हो रही है और वो धीरे-धीरे खत्म भी हो रही है। तो जी, पहली जो कोशिश हमारी ये थी कि हम लोग जो आज भी गाँव में रह कर के तमाम कठिनाइयों के बावजूद, तमाम बावजूद खेती कर पा रहे हैं और कर रहे हैं। कम से कम उनको एक ये भरोसा हम लोग दिला पाएँ, एक उनके मन में एक विश्वास जगा पाएँ कि ये आज के समय का सबसे महत्वपूर्ण काम है। क्योंकि अगर हम लोग जी, अन्न उगाना छोड़ देंगे, तो निश्चित तौर पर भविष्य हमारे लिए बहुत कठिन होने वाला है। तो ये हमने कोशिश बिल्कुल। की और गाँव-गाँव जाकर के किसानों के साथ बैठक की, महिलाओं के साथ चर्चा की कि आप एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं और एक सम्मानजनक काम कर रहे हैं। क्योंकि जैसे-जैसे मैं शिक्षा का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन जो हमारी शिक्षा की नीतियाँ रही हैं और जो शिक्षा का हमारा पूरा वातावरण रहा है, उसमें हमने जो हाथ से काम करने वाले कामों को खास तौर से जो शारीरिक मेहनत के काम थे हमारे खेती, पशुपालन को उनको दोयम दर्जे का समझा और उनको करने वालों को भी उस तरह की तवज्जो हमारे समाज ने नहीं दी है। तो आज उन लोग जो जब वो लोग कर रहे हैं खेती को तो उनको लगता है कि वो किसी एक दोयम दर्जे का काम कर रहे हैं। आज की जो सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है वो यह है कि पहले ये महसूस कराया जाए, ये एहसास उनको दिलाया जाए कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण काम है और सम्मानजनक काम है। इसकी हमने कोशिश की और इसमें हमने कोशिश ये की कि आप जो काम कर रहे हैं उसको आप निरंतर करिए और सबसे पहले आप अपनी परिवार की ज़रूरतों को पूरा करिए। आप ऐसा ना हो कि आप खेती तो कर रहे हैं लेकिन अपने घर में जो है बाज़ार का सामान रखें और जो खेती में आपने शुद्ध अनाज बनाया है उसको आप सिर्फ़ मुनाफ़े के लिए बेच दें। तो ये हमने इसमें कोशिश की कि लोग इस बात को समझें कि जो अन्न हम लोग उगा रहे हैं वो पहले हमारी अपनी आवश्यकता के लिए, अपने परिवार की आवश्यकता के लिए है। उसके बाद जो बच जाता है, बीज को बचाने के बाद जो अन्न हमारा बचता है, उसको हम लोग अपने हाथ में नकदी लाने के लिए या अपनी जो दूसरी बाज़ार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अ, बेच सकते हैं मार्केट में और उसके लिए हम लोगों ने कोशिश की एक छोटा-सा माध्यम बनने की। 2015 से हम लोगों ने कोशिश की कि हम लोग एक माध्यम बने, जहाँ पर कि किसान अपनी फसल को, अपने अनाज को, अपने बीज को अ, अच्छे दाम में एक जो संतोषजनक दाम हो सकता है उसकी फसल का, वो हम उसको दिला पाएँ और हमने बहुत छोटी कोशिश की, हमारे पास संसाधन उतने ज़्यादा नहीं है कि हम लोग बहुत बड़ी मात्रा में इस व्यापार को कर पाएँ। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि एक उत्प्रेरक का काम हम लोग उसमें करें ताकि मार्केट में कुछ जो जो फसलें हैं या बीज या अनाज है, उसका दाम अगर हमारे कुछ थोड़ा-सा हस्तक्षेप करने से उसमें किसान को लाभ मिल जा रहा है, तो वो हमको करना चाहिए। वही हम लोगों ने भी किया। हमने कई सारी जो फसल हमारे क्षेत्र में बहुत कम दाम पे खरीदी जा रही थी, खासतौर से मैं जैसे उदाहरण दूँगा एक नौरंगी दाल है, कहीं पे उसको रयास बोलते हैं, कहीं पे हाँ, झेलंगी बोलते हैं। तो उस दाल का रेट जो हमने जब 2015 में इस पहल को शुरू किया, तो लगभग 20-25 रुपए किलो के हिसाब से वो दाल बिक रही थी गाँव में और जब बाज़ार में वो आ रही थी तो 50 से 60 रुपए किलो वो दाल बिक रही थी। तो हमने उस दाल की कीमत शुरू से ही 50 रुपए किलो खरीदना शुरू किया गाँव से, क्योंकि हमें पता है और मार्केट में रेट जब 60 और 70 रुपए किलो वो बिक रही है, तो जो उसका बड़ा हिस्सा है वो किसान के पास जाना चाहिए, ना कि जो बीच में केवल बिचौलिए हैं और जो केवल जो रिटेलर है उस तक ही पहुँचे। तो ये हमने कोशिश की तो आज कम से कम हम जो नौरंगी दाल का रेट है, वो अपने पूरे इलाके में जो चंबा से लेकर और आगरा खाल तक समझ लीजिए आप पूरा हेमल घाटी का जो क्षेत्र है, तो वहाँ पर 60 से 70 रुपए किलो किसान के पास उस दाल का रेट जा रहा है। वैसे हमने हल्दी में भी किया, हल्दी में भी 60 से 70 रुपए किलो हल्दी का पाउडर लोग इतनी मेहनत के बाद वो बाज़ार में आ रहा था। तो हमने उसको भी कोशिश की और 120-30 से लेके 150 रुपए किलो तक खरीदना शुरू किया। आज कम से कम वो 150 रुपए किलो से नीचे मार्केट में हल्दी का पाउडर किसान से कोई नहीं खरीदता है, क्योंकि उनको पता है कि एक अ, ब उनके पास एक दुकान है जहाँ पर कि वो 150 रुपए किलो अपना सामान बेच सकते हैं। हालाँकि सबका सामान खरीदने की हमारी ताकत नहीं है और सामर्थ्य नहीं है, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि वो एक उत्प्रेरक के रूप में काम करते हुए कुछ-कुछ चीज़ों को जो लाभ है वो किसान तक पहुँचे और किसान खेती करने के लिए प्रेरित हो ताकि उसकी फसल का दाम अच्छा मिलेगा तो वो खेती करने के लिए भी प्रेरित होगा।
ये हमारा मानना, और इसीलिए हम इन दामों को बढ़ाने की कोशिश करते रहते हैं। जी और अरण्य फिर जी, इसी बहुत में सुंदर। और जो आपने अभी बात कही कि यदि हम अपने अन्न को बचाते हैं, अपनी कृषि को बचाते हैं, तो हम कहीं न कहीं अपनी सभ्यता को का भी संरक्षण करते हैं। यदि हमारा बिल्कुल, अन्न ही नहीं, क्योंकि हमारा अन्न ही नहीं रहेगा तो हमारी संस्कृति का ह्रास होना तो निश्चित ही है। तो बिल्कुल। आपके आपको मैं बहुत साधुवाद देती हूँ कि आप इस संबंध में कार्य करके न केवल काश्तकारों की मदद कर रहे हैं, बल्कि अपनी जो हमारी सभ्यता है उत्तराखंड की, पहाड़ की जो संस्कृति का है, उसका संवर्धन भी कर रहे हैं। अरुण जी, मैं दूसरे सवाल पे आना चाहूँगी। ये जो समलोन जी। करके जो आपका है, समलोन पर्वतीय हुँ, हुँ। संपदाओं का आधार, तो ये जी, इसमें बीजों का आप लोग संरक्षण करते हैं, जल संरक्षण करते हैं। जी, जो जी। पारंपरिक जल स्रोत है और पारंपरिक जो बीज है, वो पारंपरिक बीजों से क्या तात्पर्य है आपका? तो पहले तो आप ये बताएँ हमको। नहीं, पारंपरिक बीज से तो तात्पर्य यही है कि जो हमारे गाँव में परंपरागत रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी जो बीज आ रहे हैं फसलों के, अनाजों के, हुँ, उनका संरक्षण हम हुँ, लोग कैसे कर पाएँ? क्योंकि आज के समय में जो हुँ, बाज़ार है वो इतना तेज़ी से फैलाव उसका हुआ है और हावी हुआ है वो पूरे हमारे परंपरागत हर तरह के ढांचे पे, केवल कृषि की बात नहीं है। उसमें हर तरह के जो व्यवस्थाएँ थी गाँवों की, उनको जो लोगों की स्वावलंबी व्यवस्थाएँ थी, लोग अपने ढंग से उन व्यवस्थाओं का संचालन करते थे और उसमें उनको बहुत ज़्यादा किसी दूसरे की मदद की आवश्यकता नहीं होती थी। तो उन सारी व्यवस्थाओं को कैसे हम लोग जो है बचा के रख पाएँ ताकि गाँव स्वावलंबी बन पाएँ। स्वावलंबी बनने से मेरा मतलब ये है कि गाँव अपनी व्यवस्थाओं को जो कंट्रोल है, जो नियंत्रण है, वो गाँव के हाथ में रहे। तो वो हमारे जो बीज हैं, वो भी ऐसे ही थे कि हमारे गाँव का, हमारे परिवार का, हमारी माँ-बहनों का, किसान का नियंत्रण अपने बीजों पे था, वो अपने ढंग से अपने बीजों को संरक्षित करते थे और ऐसा नहीं है हुँ, वो बहुत वैज्ञानिक ढंग से उन चीज़ों को संरक्षित करते थे। जब बीज 20-30 साल पुराना हो गया तो उसको फिर एक्सचेंज भी किया जाता था, एक एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में दिया जाता था। इस तरह के रिवाज हमारे गाँव में बहुत पहले से विराज रहे हैं। लेकिन अभी जो नया मार्केट का बीज आया है, तो वो लोगों के पास तेज़ी से पहुँच रहा है। उसका कारण क्या हुआ कि जो हमारा परंपरागत बीज था और जिसके अंदर क्षमताएँ थी इस जलवायु में, इस परिस्थिति में अच्छा उगने की, अच्छा उत्पादन देने की, वो धीरे-धीरे कम हुआ और किसान की डिपेंडेंसी बाज़ार के ऊपर गई और उसको उसको नकदी की आवश्यकता बहुत अधिक पड़ने लगी खेती के लिए। तो वो हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारा पुराना बीज है जो कि कई जगहों पे खत्म हो गया है, कई सारे बीज हमारे पूरे हिमल घाटी के इलाके में काला भट्ट नहीं मिलता है। हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि वो दोबारा से रिवाइव हो। चीणा और कौनी जो है वो हमारे यहाँ से पूरी तरह से हुँ, लगभग गायब है, कई गाँव में नहीं मिलती है। उसकी हमारी कोशिश होती है कि वो हम लोग उसको रिवाइव कर सकें और उसके लिए लगातार हम जगह-जगह से बीजों को ला करके अपने क्षेत्र में कोशिश कर रहे हैं कि वो तैयार किए जाएँ। अभी कुछ नए नए बीज भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो उसमें जुड़ाव बने किसान का और वो करे, जैसे लाल चावल है, इस तरह के कई सारे बीजों को हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो दोबारा से हमारे क्षेत्र में आ जाएँ और हम लोग उन बीजों को भी संरक्षित करें और वो हमारे जो अनाज के कोठार हैं, उनमें वो भी रहें। तो ये कोशिश हमारी समूह के माध्यम से है और समूह टू वे सिस्टम है। कि जो किसान उगा रहा है, वो हम लोग अपने समूह केंद्र में रखते हैं और फिर वहाँ से बाज़ार में भेजते हैं। वहीं पर जो हमारा आउटलेट है, वहाँ से भी उसको पर्यटकों के लिए और जो पहाड़ के अन्न के लिए और बीजों के लिए जो खरीदना चाहते हैं, वहाँ पर उपलब्ध होता है। इसके अलावा देहरादून में, दिल्ली में कुछ एक मित्र लोग हैं जो कि खरीदते हैं और वो फिर वहाँ पे भी उसका व्यापार करते हैं। तो ये एक छोटा-सा एक कोशिश है और जो बीज एक तो ये सिस्टम है कि किसान से हम लोग ले रहे हैं और जो बीज किसान का खत्म हो गया किसान के पास से, उसको कोशिश करते हैं कि वो किसान तक हम उस बीज को पहुँचाएँ। तो वो कोशिश हमारी लगातार इसमें बनी रही है और हम कोशिश कर रहे हैं कि दोबारा से जो बीज हमारे यहाँ खत्म हो गया है और उसकी आज भी बहुत उपयोगिता है बीजों की, तो वो हमारे यहाँ पे दोबारा से उगाया जाए और केवल फैशनेबल ढंग से ना उगाया जाए कि हमारे खेत में ये हो रहा है, बल्कि वो लोगों की प्रैक्टिस में भी आए, वो हमारी कोशिश इसमें रहती है।
जी, जी। अरण्य जी, आपने जी। अभी जो बीज संरक्षण की बात बात बताई और कौड़ी और चीणा का ज़िक्र किया। मैं जानना चाहूँगी कि क्या अभी टिहरी के इलाके में मैंने सुना है और पढ़ा भी है कहीं कि कौड़ी और चीणा होता था। क्या कहीं अभी फार्मिंग हो रही है उसकी या पूरी तरीके से बंद हो गया है नहीं, वो? अभी जो बहुत प्रचुर मात्रा में ये कौड़ी और चीणा हमारे यहाँ होता था। हाँ। अभी तो मैं ये कहूँगा कि जो झंगोरा है, उसका उत्पादन हाँ। भी हमारे क्षेत्र में लगभग 10 से 15% ही रह गया है। वो भी केवल गाय-भैंस को खिलाने के लिए, बाकी का 80-85 से 90% तक जो है, वो खत्म हो गया है, झंगोरा भी। तो चीणा है, कौड़ी है, ये सब जो है हमारे क्षेत्र में होते थे, लेकिन आज ये नहीं हो रहे हैं। ये बिल्कुल गायब हैं। और जो आपने युवाओं की बात करी थी, जो हमारे युवा युवा हैं, बच्चे हैं, उनको अब इन फसलों के बारे में कोई जानकारी भी नहीं है। तो ये कोशिश हमारी समूह के माध्यम से रहती है कि वो भी इन सारी फसलों को जाने समझें और कोशिश बिल्कुल। करें कि वो दोबारा से हमारे क्षेत्र में आ पाए। जी। जी। अरण्य जी, क्या आप ने जो आपका जो ये समलूण जो संस्थान है, क्या इसका कोई अपना बीज बैंक भी है? क्योंकि जैसे ये चीड़ा है या कौड़ी है, ये इस तरीके से तो इसका बीज ही नहीं मिलेगा, ये एक्सटिंक्ट हो जाएगी ये फार्मिंग भी, तो क्या ये बीज बैंक भी आप लोगों ने बनाया हुआ है? नहीं, इसमें बीज बैंक तो हम लोग अभी उस स्थिति में नहीं है, लेकिन हम लोगों की जी, कोशिश होती है कि वो बीज किसान तक पहुंचे। जैसे जी, जहाँ पर ये चीजें हो रही हैं, कीड़ा कौड़ी और काला भट्ट हो गया, ये सब चीजें ये किसान तक हम लोग पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और किसान उसको फिर अपने खेत में उगाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसमें हम लगातार कोशिश कर रहे हैं पिछले 2-3 साल से। और अब जी, कुछ एक किसान है जिनके पास की ये चीजें वो लगातार उगा रहे हैं। तो अभी जी, बहुत बड़ी मात्रा में तो नहीं हो रहा है, लेकिन लोगों ने उगाना शुरू किया है, कुछ किसानों ने। तो कोशिश जी, जी, यही है कि बीज बैंक असल में हमारे जो गाँव के हमारे बीज रखने की जो परंपरा है, वही हमारे बीज बैंक है। अगर उनको संरक्षण मिल जाता है और वहाँ वो चीजें चल जाती हैं, हमें अलग से बीज बैंक बनाने की भी जरूरत नहीं है, बल्कि वो वहीं ज़रूर। पे सुरक्षित और संवर्धित रह सकते हैं। बीज बैंक जी, तो हम लोग बना सकते हैं और वो एक बहुत टेक्निकल चीज भी हो जाती है। जी, लेकिन जी, जो जी। बहुत सरल ढंग से और स्थायी ढंग से जिसमें हम लोग मजबूती से जिसका हो सकता है बीजों का संरक्षण, वो गाँव में और किसान के पास ही हो सकता है। ये हमारी सोच है और इसी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। जी, जैसे कि ज़रूरी है यदि हम अपनी सभ्यता को बचाना चाहते हैं, तो हमको अपने बीजों का भी संरक्षण करना होगा। तो जब बीज ही नहीं होंगे तो पारंपरिक खेती करना हमारे लिए संभव नहीं होगा। तो ये मैं चाहती हूँ, मैं धात की ओर से कहना चाहती हूँ कि ये संरक्षण जो बीजों का जो संरक्षण करने का आप प्रयास कर रहे हैं, इसको जारी रखिएगा। और मैं ये भी जानना चाहूँगी कि जैसे उस बेल्ट में मटर की जो फार्मिंग होती है, मटर की खेती होती है, वो म उसका क्या अभी वर्तमान क्या जी। स्थिति है मटर की जो खेती होती है वहाँ पे? क्या स्थिति है उसकी मटर की खेती की? हमारे यहाँ पे इसको बहुत सारे गाँव में जो घाटी हमारी है, गाँव में लोग हुँ, कॉमर्शियली इसको उगा रहे हैं और इससे हुँ, अच्छा मुनाफ़ा कमा रहे हैं, अच्छी उनकी आमदनी हो रही है। और इस समय तो जी, ये ब सीज़न चल ही रहा है, इसको अभी लग गया है अक्टूबर-नवंबर में लगा दिया गया है, बुआई हो गई है मटर की और जल्दी ही उसकी फसल भी आ जाएगी। तो लोग इसको प्रचुर मात्रा में उगा रहे हैं और ख़ास तौर से जो सिंचाई वाले खेत हैं, जिनको सेरा बोलते हैं, सेरा वाले जो गाँव हैं, वहाँ पे अच्छी संख्या में लोग इसको उगा रहे हैं और इसका उपयोग कर रहे हैं और उससे आमदनी भी उनको हो रही है। जी, जी, जी। अरुणि जी बहुत सुंदर और अभी एक बात मैं आपसे साझा करना चाहूँगी आपको शायद मालूम भी होगा कि मसूरी के नीचे केम्प्टी फॉल के पास एक गाँव है सैंजी विलेज, उसका जो कॉर्न जी, विलेज है भुट्टो भुट्टो का गाँव बहुत जी, बहुत मेरे ख़्याल से वो वर्ल्ड फ़ेम उसको मिल रहा है। तो जिस इस त जी, जो उन्होंने बहुत अच्छी पहल की है उन्होंने कि भुट्टो से अपने पूरे गाँव को सजाया है और भुट्टो का ही जो जी, होम स्टे है वहाँ पे मक्की के ही व्यंजन परोसे जाते हैं। तो एक बहुत अच्छी जी, उन्होंने पहल करी है। तो इस तरीके से जी, रोज़गार भी मिलेगा युवाओं को और हमारा जो भुट्टा है, अन्न जो पहाड़ी भुट्टा है उसके उसका संरक्षण भी होगा। तो इस तरीके की पहल हर जगह हो सकती है। आप जहाँ जिस बेल्ट में मटर होता है या जहाँ आलू होता है, इस तरीके की पहल करके हम अपना अन्न और अपनी संस्कृति का संवर्धन कर सकते हैं अरण्य जी। और मैं आना बिल्कुल, चाहूँगी बिल्कुल, जी, आप बोलिए। जी, जी, जी। मैं यही तो कह रहा हूँ कि मैं हम चाहूँगी कि लोग आप कहीं जी, बोलिए।
मैं ये कह रहा था कि हम लोग जैसे आपने सैंडविच का उदाहरण दिया, तो उस जी, तरह से जी। हम लोग कोशिश कर सकते हैं, हम बहुत बड़ी बात ना करें और बहुत बड़े हाँ, उत्तराखंड की या पूरे सारे गाँव की 15,000 जी। गाँव की बात ना करें। हाँ, हम लोग एक गाँव में हाँ, एक एक मॉडल गाँव की। यस, हाँ। होगा और लोग उससे जल्दी से सीखेंगे और प्रेरित होंगे, अगर हम एक भी बिल्कुल। गाँव को इस तरह से बना सकते हैं। ये बिल्कुल, क्योंकि कोशिश मैंने रहती देखा है। है कि कहीं मटर फेस्टिवल होता है, कहीं कॉर्न फेस्टिवल होता है, हर मेथी फेस्टिवल होता है, लेकिन हमारा जो उत्तराखंड है इस मामले में काफ़ी पीछे है। अभी नागौर का इलाका काफ़ी द पीछे है राजस्थान और में उत नागौर एक जगह है, वहाँ पे जी, मेथी होती नागौर की मेथी बड़ी प्रसिद्ध है, तो फेस्टिवल किए मेथी जाते मेथी हैं। बहुत जी, बड़ी मात्रा बोलिए। में हमारे पास होती है। बिल्कुल। जी, बिल्कुल। मेथी भी काफ़ी हमारे यहाँ पे हो रही है और आपने जी, जो मटर का ज़िक्र किया, ये जी, तो काफ़ी उपयोगी फसल है और ये केवल मात्र आमदनी का ज़रिया नहीं है, बल्कि ये स्वास्थ्य को बेहतर बिल्कुल, करने का भी एक अच्छा माध्यम है। तमाम सारे बिल्कुल। पकवान इसके बनाए जाते हैं क्योंकि हमारी सोच हुँ, यही है कि हुँ, हम जिस चीज़ को प्रमोट करना चाहते हैं, पहले उसका उपयोग करना हम शुरू करें। और इसी सोच को बिल्कुल, लेकर बिल्कुल, के हमने माउंटेन फूड कनेक्ट के नाम से रेस्टोरेंट की स्टार्ट बिल्कुल। किया और वहाँ पर जी, हम सिर्फ अगर हम पहाड़ी अनाज को बढ़ाना चाहते हैं, प्रोत्साहन देना चाहते हैं, तो उससे बनने वाले जो भी पकवान हैं, व्यंजन हैं, उनको भी प्रोत्साहन दिया जाना ज़रूरी है। तो इसी सोच के साथ हमने वो बिल्कुल। माउंटेन फूड कनेक्ट की शुरुआत की थी और यही बात जी, मैं मटर के साथ भी कहूँगा क्योंकि अच्छी मात्रा में हमारे पूरे पहाड़ में मटर की खेती होती है और ये जो पहाड़ का मटर है, वो अपने आप में विशिष्ट है और उसकी जो स्वाद है, जो उसका गुण है, मीठा। वो कई मायनों में बहुत अलग है और बहुत उपयोगी है। तो उसको हम लोग एक तो विभिन्न व्यंजन और विभिन्न तरह की उपयोग करके उसको हम लोग प्रस्तुत कर सकते हैं और एक साथ में ही जो हेल्थ का फैक्टर उसमें जुड़ा हुआ है क्योंकि जहाँ पर ये मतलब सूखे खेतों में जहाँ पर बारिश का पानी उपयोग करते हैं उसके लिए सिंचाई के लिए वहाँ पर जो है ये बिना फर्टिलाइजर के होता है केमिकल फर्टिलाइजर के बिना पेस्टिसाइड्स के तो ये बाय डिफॉल्ट वहाँ पर ऑर्गेनिक है इसको मतलब हम सर्टिफिकेट ना भी देखें तो अगर उस खेत में हो रहा है तो ये बाय डिफॉल्ट ऑर्गेनिक हो जाता है अपने आप में और जब ये बिल्कुल। बाय डिफॉल्ट ऑर्गेनिक है तो इसकी जो महत्व है वो ज़्यादा बढ़ जाता है इसमें मैं अभी देख रहा था तो काफ़ी सारी विटामिन इसमें हैं फाइबर इसमें है प्रोटीन इसमें है और आयरन है मैग्नीशियम है कॉपर जिंक ये सब इसमें अवेलेबल उपलब्ध होता है और इसके कई बिल्कुल, सारे उपयोग मैंने देखे हैं पकवान तो इसके बनते ही हैं मटर के एक जिसमें ये कि अगर कोई जल गया कि कहीं पर कोई अंग हमारा जल जाता है आग में तो वहां पर अगर इसको पीस करके लगाया जाए तो बहुत तेजी से फायदा होता है बिल्कुल। गर्भवती माताओं के लिए और जो जिन बहनों को माहवारी के समय में समस्याएं होती हैं उनके लिए बहुत उपयोगी है और उसका सेवन उस दौरान ही करेंगे तो उनको काफी लाभ इससे मिल सकता है तो ये तो कई कई बिल्कुल। तरह से उपयोगी है और इसके व्यंजन भी जी, बहुत अच्छे से बनते हैं जी आप जी, इसमें काफी जानकार हैं आपको बहुत ज्यादा इसके बारे में मालूम होगा कि हम जी। लोग किस तरह के व्यंजन इसमें बना जी, सकते जी, हैं अरण्य जी, मैं तो चाहूँगी मेरी तो इच्छा है कि अगली बार मटर फेस्टिवल आप ये फूड कनेक्ट में करें और मटर के व्यंजन परोसें जो टूरिस्ट वहाँ पे आता है। एक्चुअली क्या होगा कि अभी तक क्या होता है हम मटर को ये सोचते हैं उससे पुलाव बनता है, सब्ज़ी बनती है, इतना ही जानते हैं। लेकिन जब हम उसमें वैरायटी जी देंगे तो खपत बढ़ेगी उसकी। कई बार मैं देखती हूँ कि बिल्कुल मटर बिल्कुल धक्के खा रहा होता है, है ना? कौड़ियों के मोल बिक रहा होता है मटर और जब उससे तरह-तरह के व्यंजन बनेंगे, तरह-तरह के तरीके से उसके जैसे आपने मेडिकल एस्पेक्ट में उसकी बात बताई कि और लगाने से उसकी चोट ठीक हो जाती है। तो इस तरीके से हम यदि अपनी फसलों का प्रचार-प्रसार करें फूड फेस्टिवल करें तो उस तरीके से हमारा जो अन्न काश्तकार को भी फ़ायदा होगा ना कि फिर जब हम अन्न खरीदेंगे, उसके मन में भी उत्साह होगा, तभी वो खेती कर पाए, फार्मिंग कर पाएँगे। तो मैं जानना चाहूँगी जी अरण्य जी जो आपका माउंटेन फूड सही कनेक्ट है और क्या-क्या व्यंजन परोसता है वो पहाड़ी अन्न से? है माउंटेन फूड कनेक्ट में तो हम जैसे झंगोरा हो गया फाना हो गया कोदे की रोटी हो गई भरी हुई दाल की रोटी हो गई चैसा हो गया कड़ी चाव ये कड़ी और झंगोरा हो गया ये झंगोरे की खीर हो गई और फिर ये तो हमारा मेन कोर्स में चला जाता है और साथ में
ये जैसे आजकल है तो कंडाली आजकल खाने में वो काफ़ी उपयोगी होती है, तो कंडाली का जो है साग हो गया और जो भी हमारी स्थानीय सब्ज़ी होती है वो हम लोग उस समय उपयोग करते हैं अपने किचन में। और दाल की भरी हुई रोटी लोग काफ़ी पसंद करते हैं और हमारी एक कोशिश रहती है कि हम जो बाज़ार का दूध और जो दूध के प्रोडक्ट हैं वो हम बाज़ार के ना खरीद के बल्कि गाँव से लें और अपने आप तैयार करें। हम लोग गाँव से ही दूध खरीदते हैं, गाँव का घी और गाँव का मक्खन हम लोग कोशिश करते हैं कि जो भी हमारे यहाँ पे अतिथि आए उनको हम लोग ये दे पाएँ। मक्खन भी और घी भी बिल्कुल। गाँव का, मट्ठा भी गाँव का दे पाएँ। जी और झंगोरे की खीर और इसके साथ लगुड़ी हो गया, पटुंगी हो गया, दाल की पकौड़ी हो गई, ये सब हम लोग इसमें परोसते हैं। और फिर बीच में हमको एक एहसास हुआ कि जो हमारा यूथ है और ख़ासतौर से जो बच्चे हैं, वो हमारे उसमें नहीं आ रहे हैं रेस्टोरेंट में, माउंटेन फूड कनेक्ट में नहीं आ रहे हैं। तो फिर हुँ, हमने ये कोशिश की कि वो क्यों नहीं आ रहे हैं? तो वो उन्होंने कहा यार ये तो भाई तो हमारे पास गाँव में घर में जो लोग खिला ही देते हैं हमको गाँव में और हमको ये इसमें इंटरेस्ट नहीं है, आपके फाना झंगोरा में इंटरेस्ट नहीं है। बिल्कुल। तो हम तो कुछ और खाना चाहेंगे। वो कई बार मैगी की डिमांड लेके आ जाते थे, चाउमीन की डिमांड लेके आते थे बच्चे। तो फिर हमने एक साथी हमारे थे, हमने उनके साथ बातचीत की और हमने कोशिश की कि हम लोग मंडवा के मोमो हम लोगों ने बनाना शुरू किया और दाल का समोसा उसमें बाहर से कोदे की कवरिंग हम लोग देते हैं। तो ये हमने हुँ, कोशिश की बनाने की। तो वो अब काफ़ी पॉपुलर हो रहा है और बच्चे ख़ास तौर से मंडवा के मोमो खाने के लिए आते हैं। और सिर्फ़ बच्चे ही नहीं बाकी कई सारे बड़े लोग भी आते हैं, कई सारे जो अधिकारी लोग हैं क्योंकि वो देहरादून और नई टिहरी हमारा जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, उसका मुख्य मार्ग वही है। तो बहुत जी, सारे जी। अधिकारी लोग भी इन चीज़ों को लेकर के अपने घरों में भी जाते हैं और वहाँ पर भी बड़े चाव से खाते हैं। तो यही जी, कोशिश जी। है कि अभी बहुत बड़ा मेन्यू हमारा नहीं है, कोशिश है छोटे से मेन्यू से हम लोग शुरुआत करें, तो ये सब जी। हम लोग करते हैं। बाकी डिमांड पे हम लोग जो कोई करता है कि हमको ये पर्टिकुलर व्यंजन खाना है पहाड़ का, वो फिर हम उपलब्ध कराते हैं उनको। जी, अरण्य जी, अभी मैंने पढ़ा जब आपका जो परिचय मेरे पास आया था, तो मैंने पढ़ा था जो थ्री इडियट फ़िल्म के जो डायरेक्टर हैं, शांतनु मोहित्रा ने भी माउंटेन फूड कनेक्ट में पहाड़ी भोजनों का, पहाड़ी व्यंजनों का स्वाद लिया। तो जब उन्होंने पहाड़ी व्यंजन चखे तो उनका क्या रिएक्शन था? मैं जानना चाहूँगी। मैं एक मतलब इसमें मैं आपको एक घटना बता देता हूँ जी, कि जी, जब जी। पूरा खाना वो लोग खा चुके थे और काफ़ी लाजवाब वो सब हो रखे थे हमारे खाना को खा कर के और जो दाल थी हमारी क्योंकि जो हमारे किचन में दाल बनती है वो सिर्फ़ पहाड़ से जो गाँव से दाल होती है वही बनती है। हम बाज़ार जी, की दाल बनाते ही नहीं हैं। तो वो सब खा कर के वो बहुत खुश थे। तो फिर हमने स्वीट डिश देना शुरू किया, तो स्वीट डिश में हमारे पास जो है झंगोरे की खीर थी। तो शांतनु मोहितरा चूँकि वो अपने हेल्थ कॉन्शियस थे और साइक्लिंग कर रहे थे, तो उन्होंने कहा यार मीठा मैं नहीं खाऊँगा और उनकी वाइफ़ भी साथ में थी, तो उन्होंने उनकी अपनी वाइफ़ की कटोरी से जो है 1 चम्मच खीर खा दिया। तो वो जब 1 चम्मच खाया तो फिर दौड़ के गए कि भैया 1 कटोरी भर के मुझे भी दे और 2-3 कटोरी वो फिर उसके बाद खीर खा गए और उन्होंने बिल्कुल। वास्तव में उन्होंने बहुत अच्छा रिमार्क हमको दिया कि भई ये जो खाना है ये वास्तव में बहुत ही स्वादिष्ट था और बहुत ही हल्का हमको महसूस हो रहा है। भूख हमारी पूरी हो चुकी है, लेकिन बहुत ही हल्का हम लोग महसूस कर रहे हैं। हमारे जो बाज़ार का नॉर्मल होटल का खाना खा के जो भारीपन आ जाता है शरीर में और थकान लगना शुरू हो जाती है, वो कुछ भी नहीं है और हम लोग फिट अपने को महसूस कर रहे हैं, ये उन्होंने कहा है। और उसका जी, मतलब उनका जो प्रभाव है, वो ये मैं देख रहा हूँ कि उनकी टीम के एक मेंबर जिन्होंने कि उस दिन उस लंच को लिया था, वो दोबारा अभी 10 5-7 दिन पहले वापस लौटे हैं मुंबई से एक ग्रुप और लेकर के। तो उन्होंने जो उनका एजेंट था उसको ये कहा कि फलाने जगह पे उनको कॉन्टैक्ट करो और हमारे लिए लंच वहाँ पे अरेंज करो। तो वो अच्छा। 30 तारीख को आ रहे थे, 30 को हमारा मार्केट बंद होता है और उस दिन रेस्टोरेंट भी बंद होता है। हमने पहले तो मना कर दिया लेकिन जो उनके एजेंट थे उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की कि सर वो उनका डिमांड यही है कि लंच वो आपके यहाँ से ही करके जाएँगे। तो फिर किसी तरह से हमने कहा जब इतना वो कर रहे हैं तो हमने फिर उस दिन दुकान खोली और उनको पूरा लंच करवाया। तो ये है तो वो जी, काफ़ी उनको ये था कि पहाड़ का जो भोजन है वो वास्तव में बहुत बिल्कुल। गज़ब का भोजन है और इसको आगे बढ़ना चाहिए और दिल्ली में क्यों और बम्बई में क्यों नहीं मिलता ये पहाड़ का भोजन? ये उन्होंने सवाल बिल्कुल। मेरे से किया। मैंने कहा सर हमारे पास संसाधन यहाँ पे ही रहने के हैं तो यहीं पे मिल पाएगा। जिस दिन होंगे जी, तो जी। दिल्ली, बॉम्बे में पहुँच जाएगा जी, हमारा जी। भोजन। जी। जी।
तो ये जानकर बड़ा सुखद लगता है अरण्य जी की जो बाहर के लोग हैं वो हमारे व्यंजनों को चखते हैं, उसे सराहते हैं और एक जानकारी मैं साझा करना चाहूँगी कि जो हमारी झंगोरे की जो जी, खीर है, वो अमेरिका के व्हाइट हाउस के मेनू जी। में भी शामिल है और जो राष्ट्रपति वाह! ये प्रणब बहुत ही मुखर्जी ने बढ़िया आपने हाँ, ये मैं बिल्कुल मैं साझा करना चाहूँगी रात के इस फ़ेसबुक पेज के माध्यम से कि हमारी जो झंगोरे की खीर है, वो व्हाइट हाउस के मेनू में भी शामिल है और हमारे राष्ट्रपति भवन का जो मेनू है, उसमें भी झंगोरे की खीर परोसी जाती है और इसको प्रिस्क्राइब किया था जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी। उनके टाइम से राष्ट्रपति भवन में जो गेस्ट आते हैं हमारे कंट्री गेस्ट आते हैं जो, उनको झंगोरे की खीर ज़रूर परोसी जाती है और चार्ल्स और लेडी डायना ने भी झंगोरे की खीर खा के उसकी बड़ी प्रशंसा की है। तो आप जब भी खोलेंगे कहीं तो जब भी झंगोरे को देखोगे तो ये ज़रूर बातें उसमें आती है। तो जब और मेरे ख़्याल से उत्तराखंड गवर्नमेंट ने भी जो हमारा जो सरकारी मेनू है, जो स्टेट गेस्ट आते हैं, उनको भी जी, जो है उत्तराखंड का मेनू परोसा जाता है। तो ये बहुत बड़ी बात है, एक सुखद मैं कहती हूँ बयार बह रही है उत्तराखंड के पहाड़ी फूड के संदर्भ में और जैसा सभी को मालूम है, उत्तराखंड पुलिस ने भी अपनी मेस में जो है 2 दिन उत्तराखंडी फूड बनाने का जी, परोसने का निर्णय लिया है। तो एक ये जो प्रयास है ये धीरे-धीरे रंग लाएगा क्योंकि यदि जैसे आपका जो माउंटेन कनेक्ट है वो हाईवे पे है और बहुत से लोग जाते हैं वहाँ से, चाहे वो फ़िल्मों की जो डायरेक्टर है शूटिंग करने जाते हैं, टूरिस्ट आता है, तो जब वो रुकेगा वहाँ पे और पहाड़ी व्यंजनों का स्वाद चखेगा तो मुझे लगता है आपका भी ये दायित्व है कि आप उन्हें खाली व्यंजन ही ना परोस के अपनी संस्कृति के बारे में हमारे जो अनाज है उनके बाबत भी आप थोड़ा-सा डिस्क्राइब करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और जो हमारे अन्न जी, को और जी। अपनी संस्कृति को जो बचाने की कवायद है, उसको लाभ मिलेगा। अरण्य जी और मैं जानना चाहूँगी कि जैसे जो प्राकृतिक जल स्रोत है, क्या उसके संवर्धन के लिए भी आप कुछ कार्य कर रहे हैं अपने गाँव में, अपने इलाके में? थोड़ा एक बार दोबारा बोलेंगे आप? अरण्य जी मैं जानना चाहूँगी कि जो प्राकृतिक जल स्रोत हैं, तो क्या उसके संरक्षण के लिए भी क्या आप कार्य कर रहे हैं अपने इलाके में? जी, वो हम जागृति संस्थान के माध्यम से कोशिश करते हैं कि जो अ, जी, जहाँ पर पानी के स्रोत सूख गए हैं या बिल्कुल खत्म हो गए हैं और हाँ, लोग बहुत परेशानी में हैं, वहाँ पर लोगों के सहयोग समाज के सहयोग से और कोई हम बहुत नया काम नहीं करते हैं, लेकिन जो हमारे हाँ, परंपरागत तरीके हैं पानी को बचाए रखने के हाँ, या वापस हाँ, लाने के, उन्हीं तरीकों को बिल्कुल। कोशिश करके और हाँ, पानी वापस लाने की कोशिश करते हैं और इस मुहिम में कई सारी जगहों पे हम लोगों को सफलता मिली है, जहाँ पर हुँ, कि बिल्कुल पानी नहीं था लोगों के पास या बहुत कम पानी था। वहाँ पर आज लोग थोड़ा बहुत उनको कई जगहों पे तो प्रचुर मात्रा में पानी पहुँचा है और कहीं पे उनकी बिल्कुल, दिक्कतें थोड़ा-सा कम हुई हैं कि ताकि उनका पानी बढ़ गया। तो ये जो हमारे चाल-खाल बनाना चाल-खाल हो, बनाना है। स्रोत के आस हुँ, हाँ जी, स्रोत के आस-पास जो है बाँध या चौड़ी पत्ती वाले पेड़ों का रोपण हो और इसमें हुँ, एक जो खास तरीका हम लोग करते हैं कि जो स्रोत के आस-पास जो झाड़ियाँ होती हैं, खासतौर से उसमें कुज्जू हो गया, सिसयाड़ी हो गई, सेवाली हो गई, इस तरह की जो हुँ, झाड़ियाँ हैं, इनका रोपण हम लोग करते हैं वहाँ पर। ताकि वो बिल्कुल। क्योंकि कुज्जू ये अपने आप में एक बहुत ही बढ़िया हाँ, झाड़ी है जहाँ पर कि पानी को संरक्षित करता है। तो ये हम लोग बिल्कुल, करते हैं और समाज से कोशिश करते हैं कि एक प्रैक्टिस बने कि जहाँ पर हमारा जो पानी का स्रोत है और जो उसका पूरा कैचमेंट एरिया है, उसको हम लोग मानवीय हस्तक्षेप से दूर रखें। वहाँ पर बहुत कम लोग हस्तक्षेप हो या बिल्कुल ना हो, ये कोशिश होती है। तो जहाँ पर समाज ने इन तरीकों को अपनाया है, तो वहाँ पर उनको लाभ भी मिला है और पानी की जो संकट था वो थोड़ा कम भी हुआ है। और कई जगहों पे तो आज मतलब वो कई सारे वो गाँव हैं जहाँ पर कि वो पूरी तरह से अ, अब पानी को लेकर के स्वावलंबी हैं, उनको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होती है। ये समाज के साथ मिलके, पंचायत के साथ मिलके इस पहल को हम लोग करते हैं और बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पर नहीं कर पाते हैं, 1 गाँव, 2 गाँव, 3 गाँव, इस तरह से जितनी भी हमारी क्षमताएँ होती हैं, संसाधन होते हैं, उसके हिसाब से हम लोग वहाँ पे जाके काम करते हैं और कोशिश करते हैं कि उसमें यूथ हमारा ज़रूर शामिल हो।
जी, जी। तो अरुणा जी मैं जानना चाहूँगी कि ये जो आप आपके जो आप जो होम स्टे भी आप लोग चलाते हैं वहाँ पे? जी, जी। अ, वो उस त क्योंकि ज होम स्टे में आप किस तरीके से आप एनवायरनमेंट देते हैं टूरिस्टों को ताकि कि वो आकर्षित हो वहाँ पे? जो हम लोगों ने जो अपने क्षेत्र में खाड़ी में होम स्टे बनाया है, उसमें हुँ, हमने कोशिश की, जो हमारा उसमें कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हुँ, बहुत सारे लोग हैं जो कि दिल्ली में या बड़े शहरों में रहते हैं, और हुँ, वो अब चाहते हैं कि उनका परिवार, उनके बच्चे गाँव को देखें, गाँव को समझें, गाँव को जानें, लेकिन उनके अब अपने घर गाँव में नहीं है। तो उन उन ऐसे लोगों के लिए हमने यही हाँ, कोशिश की कि वो जो है अपना आकर के गाँव को समझें, गाँव किस तरह से है, गाँव की क्या व्यवस्थाएँ हैं, क्या परंपराएँ हैं, उन सब को समझने के लिए ठीक गाँव के बीच में हम लोगों ने एक होम स्टे यहाँ खाड़ी में के पास में बनाया है, केवल घाटी में। और वहाँ पर लोगों को यही कह के हम लोग आमंत्रित करते हैं कि आप यहाँ पर आइए और गाँव को महसूस कीजिए। गाँव की बिल्कुल। जो काम है उनमें आप जुड़ना चाहते हैं तो खेती में जाके निराई गुड़ाई करना चाहते हैं, वहाँ जुड़िए। घास कैसे कटता है, क्या या आप काटना चाहते हैं तो वो जाकर के आप करिए, या घूमना ही चाहते हैं वहाँ पे जाकर के तो वो करिए। गाय अब तो बच्चों को तो ये भी पता नहीं होता है कि दूध को कैसे दोहते हैं या दूध कैसे मिलता है। तो वो अगर आपने बिल्कुल, देखना है तो वो गाँव में आपके पड़ोस में भैंस है, वहाँ जाकर के देखिए, बकरी देखिए। तो ये बिल्कुल। कोशिश है कि जो गाँव की छोटा-सा समाज है, संस्कृति है, उसको हमारे लोग जो कि अब उनके पास उस तरह का अवसर नहीं है और वो देखना चाहते हैं इन सब बातों को, तो उनके लिए हम लोगों ने ये कोशिश की कि यहाँ पर हम लोग इस होम स्टे के माध्यम से उनको एक आरामदायक स्टे दें, और जो हमारा परंपरागत खाना है, गाँव का खाना है, वो वहाँ पर हम लोग उनको परोसें। तो वो और वहाँ पे मतलब वो भी परोसते हैं, और जो उनकी इच्छा का खाना है वो भी हम लोग उसमें परोसते हैं। और इसमें थोड़ा-सा मैं और ऐड करना चाहूँगा कि ये जो हमारा प्रयास है, ये हम लोगों ने माउंटेन विलेज स्टे के नाम से शुरू किया है। इसमें हमारे और भी कई सारे मित्र हैं, पूरे इसमें जुड़ाव बना हुआ है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पूरे पहाड़ में, हर गाँव में या कम से कम हर घाटी में हम लोग पहुँचे, और इस तरह का एक होम स्टे हो, वहाँ हमारा ना हो, लेकिन एक लिंक बने, और जो टूरिस्ट आए उसकी जो चॉइस है उसके हिसाब से उसको हम लोग जगह दे पाएँ, और टूरिस्ट के पास भी एक सिंगल विंडो हो, जहाँ पर कि वो अपनी चॉइस के हिसाब से होम स्टे या जहाँ पर वो रहना चाहता है, वो अपॉर्च्युनिटी उसको मिले। इसमें हमारे पास धराली में धराली हाइट्स के नाम से होम स्टे है, जो कि 86 साल पुराना घर है, उसको रेनोवेट किया, और फिर वहाँ पे अब रुकने के लिए लोग आते हैं। और उसी तरह से आपकी चमोली उमट्टा में अभी शुरुआत करने वाले हैं, वहाँ पर एक होम स्टे तैयार है हमारा। एक जो है ये क्या कहते हैं हरसिल में तैयार हो रहा है, वो भी लगभग तैयार है, कोविड की वजह से रुके हुए हैं। और ये सब एक ग्रुप के माध्यम से हम लोग इसमें सब अलग-अलग जगहों पे अलग-अलग लोगों का जुड़ाव बना करके एक पूरा साझा प्रयास इसको कह रहे हैं कि पहाड़ में होम स्टे का एक पूरा कॉन्सेप्ट आए, और एक प्रकार से ये एक आंदोलन और एक अभियान के रूप में गाँव-गाँव तक बिल्कुल, पहुँचे। ये कोशिश हम इस बिल्कुल, बिल्कुल। माउंटेन विलेज स्टे के माध्यम से कर रहे हैं। जी। जी, जी। अरण्य जी, ये बहुत सुंदर पहल आप लोग कर रहे हैं, क्योंकि जब होम स्टे बनेगा, एक तो हमारी हमारी संस्कृति उसमें दिखाई जाएगी और जो मेन जो मोटो होगा, जो भोजन परोसा जाएगा, वो हमारे अन्न जो हमारे पहाड़ी उत्पाद हैं, उनसे बना के जो पकवान, जो भोजन परोसे जाएँगे, तो वही हमारा जो संस्कृति का, जो अन्न को बचाने का और सभ्यता को बचाने का जो हमारी जो कवायद है, आपकी कवायद है या धात जो कवायद कर रहा है, तो कहीं न कहीं वो मील के बिल्कुल। पत्थर शामिल होंगे और मैं एक सुझाव मैं अपनी ओर से देना चाहूँगी, डाक के फ़ेसबुक पेज के माध्यम से कि ये जैसे होम स्टे खोले जा रहे हैं, तो इंडिया हाइक्स करके जो बैंगलोर में जो ट्रैक करवाते हैं, तो वो जो मैडम उनकी जो डायरेक्टर थी, वो एक बार मुझे मेरी मुलाकात हुई, तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि मैडम आप हमारे जो ट्रैक ग्रुप आते हैं और वो जब बेस कैंप में स्टे करते हैं तो उन्हें आप फ़ोल्कलोर सुनाइए उत्तराखंड का, जो देवी-देवता है, हुँ, जाग जो भी है, बिल्कुल। तो उन्हें आप फ़ोल्कलोर सुनाइए शाम के टाइम पे या खाने की जो परंपरा है। हुँ, तो मैं एक एडवाइस देना चाहूँगी कि जो युवा हैं
या जो कोई महिलाएँ हैं जो बोलती अच्छा है, तो जैसे कहानियाँ उनको सुनाएँ अपने अन्न के बाबत या अपने जो गाथाएँ हैं जी, हमारी, बिल्कुल। तो उनसे क्या टूर कहानियाँ, और गाथाएँ। जी, गाथाएँ हैं, ये जैसे जी, कोई उस बिल्कुल जैसे आपने आपका सही इलाका बिल्कुल, बात कही है और खाड़ी इसकी का जो इलाका हाँ, है अरण्य जी, उस इलाके की जो वाइल्ड लाइफ़ है, तो उस बाबत कोई एक युवा जानकारी रख ले कौन-सी चिड़ियाएँ वहाँ आती हैं, किस तरीके की वेजिटेशन व वहाँ उगाई जाती हैं। तो इस तरीके से उनका जानकारी भी बढ़ेगी और लोग अट्रैक्ट होंगे चीज़ों पे, क्योंकि यदि आप खाना ही खाना उन्हें उपलब्ध कराएँगे, तो धीरे-धीरे लोग ऊब जाते हैं उन चीज़ों से। मेरा एक सुझाव है बिल्कुल, कि आप बिल्कुल। उनको खाना भी परोसें और हमारी जो परंपरा है फ़ोल्कलोर के कोई आदमी उनको बताए हमारे मंदिरों के बारे में, हमारे अन्नों के बारे में, भोजन परंपरा के बारे में तो बहुत बेहतर होगा। तो उनकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी। हालाँकि मुझे कोविड हो रखा था उस समय तो मैं उनको सेशन नहीं नहीं दे पाई। वो कोविड के टाइम पे उनके ट्रैकर घर पे विश्राम कर रहे थे तो उन्होंने कहा मैडम आप इनको क्लास दीजिए। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि बाहर के लोग उस चीज़ को अपना रहे हैं और जैसे इंडिया हाइक्स के आप लोग कनेक्टिविटी कर सकते हैं उनके साथ कि अपना ट्रैकिंग जो उनका रूट है वो उधर से बनाएँ, तो काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं और मेरे ख़्याल से ये जो आपका माउंटेन कनेक्ट है, आपको कनेक्ट करना चाहिए इंडिया हाइक से। तो इस तरीके से हम धीरे-धीरे अब जो हमारा जो ज़रूर, एम है जो वो ज़रूर, ज़रूर। हाँ, फलीभूत जी, होगा। तो अरण्य जी बहुत हाँ, अच्छी बातचीत रही आपके साथ और बहुत अच्छे आपने सुझाव दिए और बहुत अच्छा आपने जो आप कार्य कर रहे हैं बीजों को संरक्षण करने का और अन्नों को अन्न संरक्षण करने का और जो सामाजिक कार्य आप जन जागृति संस्थान के माध्यम से कर रहे हैं और पहाड़ी व्यंजनों को जो बहुत जो परोस रहे हैं आप, तो मेरे ख्याल से आप पहाड़ की बहुत सेवा कर रहे हैं और मैं आपको इसके लिए बधाई देती हूँ और आपको शुभकामनाएँ देती हूँ। आप प्रगति के पथ पर अग्रसर रहें और मैं धात की ओर से आपको धन्यवाद प्रेषित करती हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इस बरसते-गरजते मौसम में अपना धन्यवाद। कीमती समय धात के लिए निकाला, तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं जी। मैं जी, मैं भी बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा धात का और धात एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम इस समय कर रहा है। जो हमारा जी। पहाड़ है और जो पहाड़ की संस्कृति है, समाज है, उसको जोड़ने का जो काम धात के माध्यम से हो रहा है। जो हमारे क्या कह सकते हैं उसको, जो हमारे संसाधन हैं पहाड़ के, उनको आगे बढ़ाने का काम पहाड़ के लोगों को जो पहाड़ में काम कर रहे हैं, उनको ये मंच उपलब्ध कराते हैं होता है धात के माध्यम से। ये अपने आप में वास्तव में बहुत ही अनूठा काम है और ये काम निरंतर आगे बढ़ता रहे, ये मेरी शुभकामनाएँ धा जी। तो दोस्तों, आप थे अरण्य रंजन जी, जो पारंपरिक बीजों के बाबत हमसे चर्चा कर रहे थे। तो साथियों, मैं विदा लेने से पहले एक अपील आप सबसे करना चाहती हूँ कि अपनी सभ्यता को बचाने के लिए धात की इस मुहिम में हमारा साथ दें, हमसे जुड़े। हमारे फ़ेसबुक पेज पर हमारा टेलीफ़ोन नंबर दिया गया है और यदि आप अपने अन्न के साथ अपनी सभ्यता को बचाना चाहते हैं, तो हमसे ज़रूर जुड़ें। आपका स्वागत है। शुभ रात्रि, शब ख़ैर।